आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो जितने भी अलग अलग टाइप के मैट्रिसेस होते हैं तो उनका नेमिंग मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का नाम लिखा है हम लोगों ने रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो रहेगा। उसके नीचे लिखा है कॉलम मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कॉलम रहेगा, उसको कहेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। उसके नीचे लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो इस टाइप को मैट्रिक्स को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके नीचे दिया है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो हो गए। डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आया हुआ एलिमेंट, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आया हुआ एलिमेंट, इसी तरीके से थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आया हुआ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट रहते तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके नीचे लिखा है हम लोगों ने ये सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल आता हो। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट साइड में लिखा है अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके नीचे दिया है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। उसके नीचे दिया हमने यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या रहेगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, वन होंगे। उसके नीचे दिया हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि क्या रहेगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। ये पॉइंट यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी सेम लागू होगा। डायगोनल एलिमेंट्स वन होनी चाहिए लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। राइट साइड में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक ऑपरेशन होता है जिसके तहत देखो हमें क्या करना होता है। अगर हमारे पास ये गिवन मैट्रिक्स है ए है कोई भी, मैं यहाँ पर टू ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर के एलिमेंट्स इस तरीके से लिखता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स हम लोगों ने लिखा है, इस मैट्रिक्स से हमें चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बनाना, तो क्या करना होगा, उसको ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए के सर के ऊपर टी लिखकर डिनोट किया जाता है। और उसके अंदर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमें फर्स्ट कॉलम में लिखना होगा और सेकंड रो के एलिमेंट्स को हमें सेकंड कॉलम में लिखना होगा। यानी कि चेंजेस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में लिखे और सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में लिख दिए। ठीक है, तो इसी तरीके का जो भी चेंजेस होता है रो का कॉलम में और कॉलम का रो में, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको ए डैश या फिर ए के स्टोर के ऊपर टी लिखकर दिखाया जाता है। राइट, नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होंगे, एक को कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स के अंदर प्राइमरी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो है तो मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो है तो हम लोग उस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। सपोज ये मैट्रिक्स मैंने ए लिखा, इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी एक्स वाई जेड और ये पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से 3x3 ऑर्डर का मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है। मैट्रिक्स के अंदर दो डायगोनल्स रहेंगे, ए वाई आर इस एलिमेंट वाला और पी वाई सी इस एलिमेंट वाला। इनमें से जो ए वाई आर एलिमेंट्स वाला जो हम लोगों ने डायगोनल कंसिडर किया है उसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल या फिर प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, और पी वाई सी क्या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है। लेकिन ये जो पी वाई सी ये जो भी डायगोनल बन रहा है ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं होता है मैट्रिक्स के अंदर। तो एलिमेंट्स इम्पोर्टेंस किसको होगा, ये प्राइमरी डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स है ना या फिर जो प्राइमरी डायगोनल है उसी को इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो बनेंगे तो हमें नीचे ट्रायंगल दिखाई देगा। राइट, तो उस केस में गिवन मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। अगर इस प्राइमरी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो है तो इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा, क्योंकि ऊपर एलिमेंट्स आएंगे तो ये ऐसा ऊपर ट्रायंगल बनेगा ना। तो इसके कारण अगर प्राइमरी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो है तो मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है यानी कि डायगोनल प्राइमरी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो है तो मैट्रिक्स को कहा जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद देखो किस टाइप का मैट्रिक्स लिखा हमने यहाँ पर लास्ट में, ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या अंदर क्या रहेगा, यूजुअली हम लोगों ने क्या देखा है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसका मतलब
मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, राइट। तो देखो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका ही कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन सकता है। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स डिनोट कैसे करेंगे, ए इस मैट्रिक्स के ऊपर बार लिखकर या फिर बार पुट कर हम लोग गिवन मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स डिनोट करेंगे, ठीक है। तो उसमें करना क्या होगा, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ मैट्रिक्स है तो वहाँ पे हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट कर देना है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट लिख देना है। ये 2 तो एज रहेगा उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखते वक्त, माइनस आई का क्या लिखेंगे, प्लस आई लिखेंगे। ये 2 माइनस 3 आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 प्लस 3 आई हो जाएगा। सेम प्लेसेस पे प्लेसेस की पोजीशन चेंज नहीं करनी, यानी कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ही लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स में। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमें अपोजिट करना होगा। ये 1 प्लस आई तो यहाँ पर कर दिया 1 माइनस आई, ये 3 आई प्लस 2 था, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 आई प्लस 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, माइनस 5 आई बचेगा। ये माइनस आई, ये 0 और ये 4, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ऊपर दिया है ये गिवन मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स है। तो उससे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बनाना जब होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रियल पार्ट के साथ जो भी नंबर्स आए उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसका नोटेशन कैसे होता है, ए बार से डिनोट कर किया जाता है। इसके बाद हेडिंग आया है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका अंदर क्या करना होगा, हमें कॉन्जुगेट भी करना है मैट्रिक्स का और एज वेल एज ट्रांसपोज भी करना है। इसके कारण नेमिंग में दोनों वर्ड्स यूज हुए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम लोग अपने हिसाब से कोई भी पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं बाद में कॉन्जुगेट कर सकते हैं, या फिर पहले कॉन्जुगेट बाद में ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स दिया है हमें 3x3 ऑर्डर का, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं मोस्टली इसके अंदर। तो हम लोग पहले इसका क्या कर लेते हैं, बार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बार कर दिया, ए बार यानी कि क्या होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट में जो भी नंबर आया उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि क्या लिखा है 1 प्लस 2 आई, तो 1 प्लस 2 आई का क्या लिखना होगा हमें, 1 माइनस 2 आई। ये प्लस 5 तो उसका माइनस 5 आई करना होगा, माइनस 2 आई तो उसका प्लस 2 आई लिखेंगे। ये 3 माइनस आई तो उसको 3 प्लस आई लिखना होगा। ये 3 माइनस 2 आए तो उसको 3 प्लस 2 आए तो उसको 3 माइनस 2 आई लिखना होगा। नीचे 1 प्लस आई लिखना होगा क्योंकि वो ऊपर क्या था 1 माइनस आया था तो उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा 1 प्लस आई। 4 ये रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट नहीं आएगा। ये 0 उसका भी कॉन्जुगेट नहीं आएगा। 2 माइनस आए तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस आई होगा। यहाँ पर लास्ट में होगा ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन मैट्रिक्स ए था उसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कर दिया। अभी इसी का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर मैट्रिक्स के टाइप में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं है, मैट्रिक्स के टाइप का नेमिंग में क्या दिया है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दोनों ऑपरेशन हमें यूज़ करने हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन दोनों ऑपरेशन यूज़ होने चाहिए, यानी कि ट्रांसपोज वाला भी और कॉन्जुगेट वाला भी। तो देखो यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स ए का हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स बना दिया जिसके ऊपर हम लोगों ने ए बार लिखा है। अभी ए बार का फिर से ट्रांसपोज करने पर देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चेंज करना है, यानी कि ये 1 माइनस 2 आई, ये 3 प्लस आई और ये अपॉन में 4 रहेगा। ये माइनस 3 आई, ये 3 माइनस 2 आई, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पर 1 प्लस आई और यहाँ पर फिर से 2 प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ए बार यानी कि ट्रांसपोज उसका डैश। इसका कंप्लीट नोटेशन दूसरे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं, ए टू द पावर थीटा दिखा सकते हैं, राइट। और ये सेम मैट्रिक्स हमें नीचे लिखना होगा। ये सेंटर वाला एलिमेंट कितना था, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो बनाया ना, तो ये -5, ये -5 होना चाहिए। यहाँ पे -3 लिखा था वो -5 होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब देखो ए बार और डैश, इसका मतलब क्या होता है, ए रेस टू थीटा लिखा जाता है। तो हमें ए रेस टू थीटा में ये सेम मैट्रिक्स रिपीट करना होगा, लेकिन वो अभी लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे तो ये सिर्फ कंसेप्ट बता रहे थे। तो उसके अंदर क्या रहेगा, ए टू द पावर थीटा के राइट साइड में यही वाला सेम मैट्रिक्स रहेगा, तो वो वापस मुझे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अभी इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्स आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो यहाँ पर हेडिंग में क्या दिया अभी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, देखो ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिखाया मैंने बनाया है, उसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 प्लस आई 2 3 प्लस आई 1 3 आई 2 3 आई और 0। तो इस मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि हमेशा प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी। तो प्राइमरी डायगोनल ये वाला रहेगा A11 A22 A33 पोजीशन वाला, ठीक है। तो ये प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर
एक रेक्टेंगल में लिख दिया। इस प्राइमरी डायगोनल के अराउंड में या फिर अबाउट में हमें इक्वल एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर नीचे 3+ आया है तो ऊपर भी क्या है 3+ है, यहाँ पर 2 है तो उसके ऊपर भी 2 है, यहाँ पर नीचे 3 आया तो यहाँ पर क्या है 3 है, यानी कि इक्वल ये मिरर इमेज हो गया ना। मान के चलो ये डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड हम लोगों ने ऐसा एक वर्टिकल कुछ तो रख दिया, तो क्या दिख रहा है ये मिरर रख दिया मान के चलो, तो यहाँ पर 3 है तो ऊपर भी 3+ आया दिख रहा है, यहाँ पर 2 तो उसके अपोजिट वाले पोजीशन पे 2 है, इसके नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 है, यानी कि देखो ये पोजीशन कौन सी है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये पोजीशन कौन सी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A12 इज इक्वल टू A2i हो रहा है यहाँ पर A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये A31 यानी कि थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, राइट। अगर इस तरीके के एलिमेंट सेम रहेंगे यानी कि Aij इज इक्वल टू AGi, इस पोजीशन के एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान के चलो ये क्या लिखा A B C, ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए पहले। अगर नीचे H एलिमेंट है तो ऊपर भी H होना चाहिए, अगर यहाँ पर G है तो उसके नीचे G होना चाहिए, अगर यहाँ पर -F है तो यहाँ पर भी -F ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ABC के अराउंड में अगर हम लोग मिरर प्लेस कर देते हैं ABC की पोजीशन में, जैसे H नीचे दिख रहा है वैसे H ऊपर है, जैसे G नीचे है वैसे ही G ऊपर है सेम वैल्यू के साथ, यहाँ पर अगर नीचे -F है तो ऊपर भी -F है, तो ये सिमेट्रिकल हो रहा है ना अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है या फिर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट देखो क्या लिखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी सिमेट्रिक इज दैट A इज इक्वल टू A डैश, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होगी A इक्वल टू A डैश ये हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा ही है, सिर्फ वहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। देखो जैसे कि ये मैंने क्या बनाया हुआ था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया था, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमें पहला वाला पार्ट तो सेम ही करना है, यानी कि मान के चलो ये डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए। अगर नीचे का एलिमेंट्स मैं लिख देता हूँ H और यहाँ पे लिख लेता हूँ G और यहाँ पे लिख लेता हूँ F, तो ये डायगोनल दिख रहा है हमें। अगर नीचे H है तो ऊपर H होना पड़ता था अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चलेगी तो, लेकिन हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, अगर नीचे H है तो अपोजिट में क्या होगा -H होगा, अगर यहाँ पर G है तो उसके अपोजिट में क्या होगा -G होगा, अगर यहाँ पर तो उसके अपोजिट में क्या होगा -F होगा। इतना सा ही चेंजेस है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि क्या रहेगा एलिमेंट्स कैसे रहेंगे अपोजिट इन साइन रहेंगे अबाउट या फिर अराउंड डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन क्या हो जाती है Aij वाला एलिमेंट क्या होगा -AGi एलिमेंट हो जाएगा। पर ये जो एग्जांपल लिया था ना अभी हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, वो सही नहीं होगा। कंडीशन तो सही है क्या Aij इक्वल टू -Gi, बट एक एग्जैक्टली ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है देखो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हमेशा 0 ही होते हैं, तो वो पॉइंट हमें याद रखना होगा। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे हमेशा 0 रहेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स के अराउंड में या फिर अबाउट में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं अपोजिट इन साइन आते हैं, अपोजिट इन साइन आते हैं। जैसे कि देखो डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, अगर ऊपर आए तो उसके नीचे क्या है माइनस है, अगर यहाँ पर -2 है तो उसके अपोजिट में क्या है +2 है, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर क्या है -3 आया। इसका मतलब एलिमेंट्स आर इन अपोजिट इन साइन अबाउट इस डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस क्या होती है A डैश इज इक्वल टू क्या होगा -A होगा, या फिर A इक्वल टू -A डैश, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हम लोगों ने लर्न कर ली या फिर मतलब पता कर ली कि व्हेन अ मैट्रिक्स सेड टू बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आगे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्स के टाइप्स आते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या रहेगा हमें हमेशा रियल नंबर्स ही रहेंगे, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स ही अगर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर तब जाके अलग टाइप का एक मैट्रिक्स बनता है जिसे हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस।
देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स के अंदर कंडीशंस क्या होती है, ए आई जे जो भी एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का वो कैसा होना चाहिए, ए बार जे आई, राइट। इसका मतलब देखो यहाँ पे समझ लेते हैं इस एग्जांपल के साथ। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स के अंदर, वो हमेशा रियल नंबर होंगे, वहाँ पर जीरो आने के चांसेस कम रहेंगे, राइट। क्या कहा, हर्मिशन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू रियल नंबर्स, ठीक है। ये 2 3 4 ये रियल नंबर आज आए हैं यहाँ पर। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, यानी कि नीचे क्या लिखा है 3 माइनस 2 आई लिखा है, तो ऊपर क्या होगा उसका कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आई होगा। अगर नीचे आई एलिमेंट्स है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस आई। यहाँ पर ये क्या है, रियल पार्ट सेम ही होता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अगर रहता है तो वो कॉन्जुगेट में आता है। यही होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। यानी कि अबाउट डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर आए हुए एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, जिसके लिए कंडीशंस क्या होगी, ए आई जे इक्वल टू ए बार जे आई। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद हम लोग सीखेंगे व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन देखो ये हो जाएगी, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए बार जे आई। हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर कंडीशन क्या होती है, ये सेम कंडीशन होती है, सिर्फ यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं होता। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर ये सेम कंडीशन होगी हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे, सिर्फ राइट साइड में हम लोग माइनस साइन दे सकते हैं, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते थे, यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट वाला नंबर का ही साइन अपोजिट रहेगा, रियल पार्ट वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। इसके अपोजिट होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर। इसका मतलब क्या होगा देखो यहाँ पर, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर जीरो होते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो आया है, अब बाकी के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी, यानी कि रियल पार्ट नहीं है उसमें। ये 2i इज़ अ प्योरली इमेजिनरी, ये -3i इज़ अ प्योरली इमेजिनरी। और बाकी के एलिमेंट्स कैसे, जो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रेजेंट जगह पे आए हैं वो कैसे है देखो, अगर ये 1 प्लस आई लिखा है तो उसके अपोजिट में ये 1 2 पोजिशन है, तो ये 2 1 पोजिशन में क्या लिखा है -1 प्लस आई, यानी कि सिर्फ रियल पार्ट की जगह पे जो नंबर आया है उसका साइन चेंज करना है हमें। ये क्या लिखा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की पोजीशन में -3 प्लस 2 आई, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन में क्या दिया होगा, +3 प्लस 2 आई दिया होगा, राइट को +3 प्लस 2 आई। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ रियल पार्ट वाले नंबर का साइन चेंज करना होगा, इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स अगर प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर जीरो होते हैं तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स के ऊपर थ्योरम टाइप्स कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और इन थ्योरम टाइप क्वेश्चंस के ऊपर एक एक सम उस थ्योरम के पीछे दिया है एग्जाम हमारे टेक्स्ट बुक में। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वो जो 5 अलग अलग टाइप के थ्योरम है बेस्ड ऑन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो वो 5 थ्योरम करने के बाद हम लोग हर एक थ्योरम के ऊपर वो एक एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया व्हाट इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, लेकिन कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया है तो उस पर्टिकुलर दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशंस क्या होगी, या फिर सेम गिवन मैट्रिक्स ए को स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशंस क्या होगी, वो देखा नहीं ना, वो रीड नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो यहाँ पर क्या दिया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इज दैट ए इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, इसको थीटा कहेंगे। और ये थीटा के अंदर 2 ऑपरेशन इंक्लूड है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाला। आप लोग पहला ट्रांसपोज लेके बाद में कॉन्जुगेट कर सकते हो, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर सकते हो, लेकिन उसका कंप्लीट नोटेशन कैसे दिखाएंगे, ए की पावर में थीटा लिखकर, यानी कि उसके अंदर दोनों ऑपरेशन इंक्लूड किए हुए होंगे, दोनों ऑपरेशन यानी कि ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाला, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज दैट ए इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर थीटा, या फिर ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ए टू थीटा के अंदर दोनों ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे, जैसे कि पहले ही पता था, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट वाले। इसके बाद और दो इम्पोर्टेंट टाइप के मैट्रिसेस हमें लर्न करने हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स, और उसके आगे है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, उसकी कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी दी है। तो पहले यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी इफ ए टू द पावर थीटा डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट ए टू द पावर थीटा
इक्वल टू, अगर आई रिजल्ट देता है यानी कि यूनिट मैट्रिक्स देता है तो हम लोग ए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो उसके नीचे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो 4 प्रॉपर्टीज है यूनिटरी मैट्रिक्स की, तो वन बाय वन रीड कर लेते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ मॉडुलस यूनिटी, यानी कि अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ये कंडीशंस को ऑब्जर्व करने पर या फिर वेरीफाई करने पर, इफ़ द गिवन मैट्रिक्स यूनिटरी देन उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। आगे पॉइंट में क्या दिया, आगे की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if a matrix A is unitary then A inverse is also unitary. If a matrix A is unitary then A dash is also unitary. A dash यानी कि ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और A इनवर्स तो हम लोग जानते हैं यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स होगा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है, इफ A और B आर द टू यूनिटरी मैट्रिक्सेस देन AB इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। एग्जाम में यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें यूनिटरी मैट्रिक्स के ऊपर आगे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, ठीक है। इसके आगे कौन सा टाइप दिया मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब रहेंगे, या फिर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, देखो। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इफ ए डॉट ए डैश इक्वल टू ए डैश डॉट ए इक्वल टू आर, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ मल्टीपल करने पर यूनिटरी मैट्रिक्स दे रहा है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दी है, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू प्लस या फिर -1, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट क्या होगा, +1 होगा या फिर -1 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी दी है, इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए डैश इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, यानी कि ऊपर जैसे ही मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जैसे दिया है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स जैसी प्रॉपर्टी थी, ये सेकेंड वाला पॉइंट भी उसके जैसे मैच कर रहा है। तीसरा पॉइंट दिया है उसके बाद, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ऊपर भी ऐसा लिखा हुआ था, इफ़ ए इज़ यूनिटरी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स एज वेल एज ए डैश इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स। यहाँ पर उन्होंने यूनिटरी की जगह पे ऑर्थोगोनल ये वर्ड यूज़ हुए, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि अगर गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स क्या होगा, सेम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लास्ट पॉइंट क्या दिया है, if A and B are two orthogonal matrix then AB and BA are also orthogonal matrices। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन लिखी थी। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर। जैसे कि मैथ्स के अंदर थ्योरी पार्ट बहुत ही बोरिंग होता है, तो ये अब तक सीखा हुआ या फिर बताओ ये हुआ पार्ट, ये सब कुछ कैसा था, थ्योरी पार्ट था। लेकिन इस पार्ट के आगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे दिए हैं, बाहर दिया है, मैट्रिक्स के बाहर लिखा हुआ है 1/√6, और मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स कॉलम में दिए फर्स्ट √2 √2 √2, सेकेंड कॉलम में दिया है 1 -2 1, थर्ड कॉलम में दिया है √3 0 -3, ठीक है। तो इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स को उन्होंने नेमिंग नहीं किया हुआ है, तो हम लोग मैट्रिक्स को नेमिंग कर देंगे बाय अल्फ़ाबेट ए। लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें फिर से लिख लेना है 1/√6, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर √2 रो वाइज लिख रहा हो एलिमेंट्स को, √2 1 और ये √3 लिख देगा। सेकेंड रो के एलिमेंट रहेंगे √2 -2 0, थर्ड रो के एलिमेंट है √2 1 और ये -√3, ठीक है। इतना लिखने के बाद टू शो गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल प्रूव दैट करना है ना, तो हम लोग वही स्टेटमेंट लिख देंगे, टू शो गिवन मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स ए एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, दिया हुआ मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ऑफ जो भी मैट्रिक्स आएगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो गिवन मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो हम लोग देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स से क्या बना देंगे, ए डैश वाला मैट्रिक्स बना देंगे, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ले लेंगे, जिसमें राइट साइड का ये मैट्रिक्स के बाहर आया हुआ वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा। मैट्रिक्स के अंदर चेंजेस क्या करने होंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट जो कॉलम था उसका फर्स्ट रो कर देंगे, √2 √2 √2 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो हो जाएगा 1 -2 1, और थर्ड कॉलम हो जाएगा थर्ड रो √3 0 -√3, ठीक है।
और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, लेट ये ए लिखा और ये ए डैश कर दिया इक्वल टू ये 1/√6 रहेगा ए मैट्रिक्स, बाद में ये 1/√6 रहेगा और इसके बाद में अभी ए डैश वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इनका राइट साइड में अगर ये आई आता है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ये ए डॉट ए डैश यानी कि इक्वल टू आई आ जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विच इज़ प्रूव। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ए मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पर तो √2 ये √2 कॉलम वाइज एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 1 - 2 1 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स होंगे √3 0 - √3। यहाँ पर 1/√6 आएगा, ये √2 रो वाइज √2 और ये √2 1 - 2 1 √3 0 -√3। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया हुआ था ऑलरेडी। तो 1/√6 इंटू 1/√6 कितना हो जाएगा, सिंपली 1/6 हो जाएगा। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग डायरेक्टली कैलसी से कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्टली कैलसी से करके देखता हूँ कितना आता है। वो मल्टीप्लिकेशन करने पर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखो हमें इस तरीके से आएंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6 या लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, जो बाहर का 1/6 है वो अंदर जाएगा तो क्या होगा, हमें डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा 1 1 1। ठीक है, ये क्या कहेंगे फिर हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, ये ए डॉट ए डैश है। देयरफॉर हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू क्या मिला हमें, फाइनली आई मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ये प्रूव दैट हो गया ऑर्थोगोनल। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स हो जाता है। देयरफॉर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, उसी का ट्रांसपोज ए डैश। तो ये ए इन्वर्स क्या रहेगा 1/√6 बाहर और ए डैश यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, या वही चेंजेस करके हमें लिखना होगा। ठीक है, तो देखो ए डैश क्या लिखा हुआ, ये बाहर 1/√6 लिखा हुआ था, √2 रो वाइज में √2 सेकेंड रो में क्या आएगा 1 - 2 1 और थर्ड रो में आएगा √3 0 -√3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर लिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड a, b, c इफ a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वेयर a इज इक्वल टू 1/9 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या दिए, देखो रो वाइज -8 4a 1 4b 4 7c। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए कैसे दिया हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशंस होती है वो ये मैट्रिक्स ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, सिंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये दिया हुआ उन लोगों ने। देयरफॉर हम लोग ए डैश मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्या हो जाएगा, बाहर 1/9 एज इट इज रहेगा और अंदर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिखना है तो ये -8 4a हो जाएगा, 1 4b और ये क्या हो जाएगा 4 7c। ठीक है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। इसके बाद हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जो कंडीशंस होती है वो अप्लाई कर देंगे। बाय यूजिंग हमें लिखना होगा, बाय यूजिंग क्या लिखना है, बाय यूजिंग ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू कितना यूज़ करना है हमें, आई, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या था बाहर, ये 1/9 गिवन मैट्रिक्स ए ही लिखना है हमें। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स गिवन में क्या था 1/9 लिखने के बाद रो वाइज -8 4a, ये -8 4a लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होगा 1 4b लिखना होगा, उसके बाद 4 7c लिखना है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैट्रिक्स का। उसके बाद ए डैश तो ये ऊपर दिख रहा है ना, हमें वही लिखना है हमें, दैट इज़ 1/9 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा -8 4a 1 4b और ये 4 7c क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा 1 0 0 0 1 0
0 0 1 और यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्टली कैलसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर अननोन्स है, ए बी सी ये अननोन्स है। ठीक है, तो देखो ये 1/9 इंटू 1/9 सिंपली क्या हो जाएगा 1/81 हो जाएगा। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या कहा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखना होगा। -8 इंटू -8 प्लस 64, 4 इंटू 4 प्लस 16 और ये a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे लिखा। उसके बाद ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और एक बार कह रहा हूँ ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे लिखेंगे। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन ये कितना हो जाएगा -8, ये 4 4 जा 16 और ये क्या रहेगा ए बी रहेगा। राइट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 4 जा 32 तो ये -32 लिखेंगे, 7 4 जा 28 तो प्लस 28 लिखेंगे, प्लस ए सी लिखेंगे। राइट, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन ये है, तो वहाँ पर हमें रिस्पेक्टिव चेंजेस करने होंगे। -8 इंटू 1 -8 4 4 जा 16 प्लस ए बी 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 16 प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम की बात हो रही है। देखो ये थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम का पोजीशन है ना, तो ये 4 4 जा कितना, सॉरी 4 1 जा कितना होगा 4, 7 4 जा 28 प्लस बी सी रहेगा। राइट, नेक्स्ट में अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की पोजीशन -32, 7 4 जा 28 प्लस ए सी। सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की पोजीशन ये कितना होगा 4 4 7 जा 28 प्लस बी सी। उसके आगे आएगा 4 4 16 प्लस 7 7 जा 49 प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, यूनिट मैट्रिक्स लिख देना है। ठीक है, तो उस यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग नीचे पुट कर देंगे क्योंकि आगे जगह नहीं थी। 0 1 0 0 0 1 लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को कंपेयर करना होगा। सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ही अवेलेबल है, अच्छी तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स ही कंसिडर कर लेते हैं। हियर ऐसा लिख देंगे हम लोग, हियर ये 1/81 अंदर के हर एक एलिमेंट्स को मल्टीपल होने वाला है, इतना याद रखो। ठीक है, तो हम लोग डायगोनली एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। तो 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, अगर ये 6 यहाँ पर जाता है तो 70, ये 80 हो जाएगा। 1/81 ऊपर 80 हो जाएगा तो ये ऊपर 80 लिखा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। राइट, देखो पहला इक्वेशन कैसे रहेगा, ये इसको कैंसिल कर देते हैं। 1/81 ये रहेगा लेफ्ट साइड में 1/81, डायगोनली एलिमेंट लेंगे हम लोग। ब्रैकेट में क्या होगा 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। 80 प्लस ए स्क्वायर बेटा आगे ये फर्स्ट वाला टर्म होगा जिसको 1/81 मल्टीपल होगा बाहर के, इक्वल टू कितना होगा राइट साइड में ये 1 हो जाएगा। राइट, तो ये 81 राइट साइड में जाएगा तो ये इस 1 को मल्टीपल हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में 80 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, लेफ्ट साइड का ये 1/81 राइट साइड में जाएगा तो 1 को इंटू होगा। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 81 माइनस 80 कितना होगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस या फिर -1। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली अभी हम लोग ये मिडल वाला A22 पोजीशन का एलिमेंट लेंगे जिसको कंपेयर करेंगे इस 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है 1/81 मल्टीपल होने वाला है अंदर के सारे एलिमेंट्स को। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा, ये पहला वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं 1/81 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा ये 1 प्लस 16 दैट इज 17 प्लस बी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। राइट, तो 1/81 लेफ्ट साइड में जो है वो राइट साइड में जाएगा तो 1 को इंटू हो जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हमें 17 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 1 तो ये 81 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 17, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 11 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा ये 4 और ये 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास +-8 हो जाएगी। राइट, +-8 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में आगे एंड ये तीसरा वाला डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तीसरा वाला डायगोनल एलिमेंट्स क्या था देखो यहाँ पर 16 प्लस 49 प्लस सी स्क्वायर था जिसको बाहर से ये 1/81 से मल्टीपल करना होगा। राइट, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा अपना 1/81,
ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 49 वो कितना हो जाएगा 65, 65 प्लस सी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा इक्वल टू 1। इस 1 को 81 इंटू हो जाएगा तो ये 65 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। नेक्स्ट स्टेप में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 65, तो 81 माइनस 65 करने पर हमें आंसर कितना आएगा 16। देयरफॉर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू क्या आई +-1, बी की वैल्यू आई है +-8 और सी की वैल्यू क्या आई है +-4, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यूज़ क्या होगी ए बी सी की वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्रॉस चेक करेंगे बाय एनी अदर इक्वेशन जिसको हम लोगों ने अब तक यूज़ नहीं किया था। तो देखो कोई भी एक रैंडम इक्वेशन ले सकते हैं, तो ये वाला मैं अंडरलाइन किया हुआ इक्वेशन लेता हूँ या फिर टर्म कंसिडर कर लेता हूँ। 4 + 28 कितना हो जाएगा, 4 + 28 32 हो जाएगा। और बी और सी की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा। देखो बी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग बी की वैल्यू +8 लेते हैं तो सी क्या हो जाएगा अपना -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 × -4 करने पर ही यहाँ पर क्या बनेगा -32 बनेगा, तब जाके ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, राइट। या फिर अगर मैं बी की वैल्यू -8 लेता हूँ तो उसके साथ सी कैसे लेना होगा, हमें +4 लेना होगा, राइट। तो इतना पता चल गया कि हमें b की वैल्यू +8 होगी तो c की वैल्यू -4 लेनी होगी, या फिर b की वैल्यू -8 होगी तो c की वैल्यू -4 लेनी होगी, ठीक है। इसके बाद तो और एक इक्वेशन हम लोग सेटिस्फाई कर लेंगे, ये पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू +-1 थी, अगर a की वैल्यू हम लोग लेंगे -1 और b की वैल्यू लेंगे हम लोग -8 लेंगे, तो -1 -8 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, +8 -8 कैंसिल 16 बचेगा, 16 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, तो इसके कारण दोनों वैल्यूज़ माइनस लेना गलत हो जाएगा। अगर a की वैल्यू लेते हैं -1 और b की वैल्यू लेते हैं +8, -1 इंटू +8 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -8 हो जाएगा, राइट। -8 -16 और ये +6, तब जाके ये कैसे हो रहा है 0 हो रहा है, राइट। यानी कि माइनस आंसर क्या हो सकता है फिर, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो सकती है -1 +8, अगर +8 है तो यहाँ पर c क्या लेना है, हमें -4 लेना है। देयरफॉर फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर, ए की वैल्यू -1 होने पर बी कैसा लेना था, हमें +8 लेना था। अगर बी +8 लेते हैं तो सी कितना हो जाएगा -4, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके उल्टा, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -8 या फिर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। लास्ट में जो हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू क्रॉस चेक करके जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है ना +1, फिर बी की वैल्यू -8 या फिर सी की वैल्यू -4, ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा। जैसे हम लोगों ने इनिशियली वैल्यूज़ निकाली है, ए की वैल्यू प्लस या फिर -1, बी की वैल्यू +8 या फिर -8 और सी की वैल्यू +4 या फिर -4, ऐसा आंसर लास्ट में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखे और लास्ट में 2 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स सीखे थे, जो कि था एक था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और दूसरा था यूनिटरी मैट्रिक्स, जिसमें से हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस कंसेप्ट के ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स की है। फिर भी आज के लिए हुए लेक्चर्स में कहीं पर भी अगर डाउट आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।